हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज अपन डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर प्रैक्टिकल बेस पे बात करें, नर्सिंग केयर की बात करें तो उससे रिलेटेड एक और टॉपिक जिसकी आज अपन डिस्कस करेंगे वो है कोलोस्टोमी एंड कोलोस्टोमी केयर। एक बहुत ही इजी टॉपिक है बट फिर भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम इस पे गलती कर बैठते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है कोलोस्टोमी, कितने टाइप हो सकते हैं इसके, और कैसे हम जो स्टोमा होता है, कोलोस्टोमी होती है, उसकी केयर करनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं अपन कोलोस्टोमी के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हर वीडियो का अपडेट इजीली आपको मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोलोस्टोमी। तो सबसे पहले बात करें कोलोस्टोमी होता क्या है। तो कोलोस्टोमी के अंदर दो वर्ड है। पहला जो वर्ड है वो है कोलोस्टोमी। जो वर्ड है इसके अंदर दो वर्ड से मिलकर बना है, कोलोन प्लस स्टोमा, या स्टोमी अपन लिख सकते हैं, स्टोमी या जिसको अपन बोलते हैं स्टोमा। तो कोलोन मीन्स आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट कोलोन है वो, और स्टोमा का मीन्स होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो जब अपन किसी भी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर किसी भी पार्ट में आर्टिफिशियली ओपनिंग क्रिएट करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलोस्टोमी। और अब ऐसा क्यों करते हैं और करने के बाद हम उसकी केयर कैसे करेंगे वो सारा अपन आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन कोलोस्टोमी के बारे में। तो बेसिकली अगर अपन देखें, सिंपल सा अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आपका स्टोमक से फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये जो पार्ट है वो बनता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला, जिसमें असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन और आपका डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में फिर आपका सिग्मोइड कोलोन और आपका रेक्टम जो है ये पार्ट। तो लगभग इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को स्टोमक के बाद आपका स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका असेंडिंग कोलोन, ये आपका ट्रांसफर कोलोन, और ये आपका डिसेंडिंग कोलोन। तो अगर इस जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, जो कोलोस्टोमी होती है मोस्टली अपन असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन या नीचे वाले पार्ट, तो इस पार्ट में किसी भी टाइप का, जैसे जीआईटी ट्रैक्ट में किसी टाइप का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, या और कोई रीजन था, इंफेक्शन हो गया, बहुत सारे किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलीव करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियली ओपनिंग बना देंगे, और उसके थ्रू जो भी मटेरियल आ रहा है वो मटेरियल क्या हो जाएगा, इसके थ्रू अपन बाहर निकाल देंगे। तो इस आर्टिफिशियल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, कोलोस्टोमी। तो ये हम किसी भी पार्ट में कर सकते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, या आपका रेक्टम के अबोव किसी भी पार्ट में हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी को हम देखेंगे कि कोलोस्टोमी कहाँ कहाँ होती है, उसके टाइप क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसकी केयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोलोस्टोमी का मीनिंग क्या हो गया, कोलोस्टोमी इज द आर्टिफिशियल creation of artificial opening into colon is known as कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी क्या हो गया, जो आपके कोलोन है उसमें आर्टिफिशियल ओपनिंग करना क्या कहलाएगा, कोलोस्टोमी। इसके पर्पज क्या हो सकते हैं, क्यों हम कोलोस्टोमी करते हैं। तो पर्पज जैसे हमने अभी देखा, किसी टाइप का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोन के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए हम ओपनिंग कर सकते हैं टेम्परेरी पर्पज के लिए। या फिर आपको जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे इंटेस्टाइन है और इस पार्ट में आपने सर्जरी करी है, नीचे वाले पार्ट में, इतने पार्ट में, तो इसको हील करने के लिए आपको इसमें जो स्टूल या जो भी प्रोडक्ट पास हो रहा है उसको अपन यहाँ से स्टॉप करना है, इसकी हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टूल है वो इसके थ्रू हम यहाँ से एग्जिट करवा सकते हैं स्टूल को, और इस पार्ट की हीलिंग हो तब तक हम आर्टिफिशियली ओपनिंग करके कोलोस्टोमी कर सकते हैं। तो जो भी डिस्टल कोलोन है उसको हील करने के लिए, टू हील द डिस्टल कोलोन, डिस्टल कोलोन को हील करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं,
इस टाइप से कोलोस्टोमी कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी टाइप से हो सकता है, ट्यूमर हो गया और कोई भी होगी तो वो हो गया, या हील करने के लिए, या फिर कोई सर्जरी करी है, रेक्टम या कोलोन नॉन फंक्शनिंग है, रेक्टम या सिग्मोइड कोलोन आपका नॉन फंक्शनिंग है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, नॉन फंक्शनिंग रेक्टम, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का आर्टिफिशियल ओपनिंग करके कोलोस्टोमी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं इसके पर्पज। अब अपन देखते हैं कि जो कोलोस्टोमी होती है उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है इसको। कोलोस्टोमी के टाइप की बात करें तो वेरियस बेसिस पे इसको टाइप डिवाइड किया गया, जैसे ड्यूरेशन के बेस पे हो सकता है, या फिर आपने ओपनिंग का करी उसके बेस पे हो सकता है, कितने ओपनिंग बनाई उसके बेस पे हो सकता है। तो हम देखते हैं टाइप्स की बात करें, टाइप्स तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कोलोस्टोमी के अंदर ड्यूरेशन के बेस पे टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट कोलोस्टोमी। बात करें अपन सबसे पहले टेम्परेरी की। टेम्परेरी कोलोस्टोमी ऐसी कोलोस्टोमी जिसके अंदर आपने क्या, फॉर एग्जांपल जैसे किसी टाइप का सिंपल सा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, आपको जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करने में 2 दिन 4 दिन वो जो है एरिया टाइम लगेगा, तो उस 2 दिन 4 दिन के लिए अगर अपन कोलोस्टोमी करें तो क्या कहलाएगी आपकी टेम्परेरी कोलोस्टोमी। या फिर जैसे हीलिंग के लिए अभी अपन ने देखा, हील करने के लिए आप यूज करें तो वो सारी कोलोस्टोमी क्या कहलाएगी, टेम्परेरी। तो इसके अंदर अपन बात करें टेम्परेरी के अंदर, टेम्परेरी कोलोस्टोमी in this colostomy done for relieving, किसी भी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव करने के लिए, रिलीविंग ऑब्स्ट्रक्शन और टू हील द डिस्टल कोलोन, जो कोलोन जहां पे आपने सर्जरी की उसके नीचे जो डिस्टल कोलोन है उसको हील करवाना है, जहां कोलोस्टोमी की उसके नीचे जो कोलोन है उसमें अगर आपको हीलिंग करवानी है तो उसके लिए अगर आप कोलोस्टोमी कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपका टेम्परेरी कोलोस्टोमी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि टेम्परेरी कोलोस्टोमी मोस्टली कौन से पार्ट में आपको देखने को मिल सकती है, किस पार्ट में हम ज्यादा से देखने को मिलती है। तो बात करें इसकी साइट की बात करें अगर अपन, तो जो आपका कोलोन था अभी अपन ने देखा, जो पिक बनाया था अपन ने, जो मोस्टली अपन देखते हैं लेफ्ट कोलोन, जो आपका लेफ्ट कोलोन जो डिसेंडिंग कोलोन या फिर जो ट्रांसफर कोलोन है वहां पे अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी टेम्परेरी कोलोस्टोमी। मोस्टली कहां पे, कौन से पार्ट में, पार्ट की बात करें तो ट्रांसफर कोलोन और मे बी डिसेंडिंग कोलोन पे आपको ये देखने को, ट्रांसफर या डिसेंडिंग कोलोन, इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है उसकी बात करें परमानेंट कोलोस्टोमी। परमानेंट की बात करें जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को सी रेक्टम हो गया, ये तो टेम्परेरी था, कैंसर हो गया पेशेंट को रेक्टम के अंदर, और आपने सर्जिकली एब्डोमिनल जो पेनियल रीजन है वहां से क्या किया, रेक्टम को कट कर दिया। जैसे ये आपका लास्ट जो पार्ट था ये रेक्टम है, यहाँ पे क्या हो गया, पेशेंट को कैंसर हो गया, तो हमने इस पार्ट को कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको आर्टिफिशियली ओपनिंग बना के यहाँ पे कोलोस्टोमी बना देंगे। अब ये कोलोस्टोमी क्या रहेगी, हमेशा परमानेंट रहेगी, क्योंकि जो रेक्टम पार्ट है वो ऑलरेडी अपन ने कट करके निकाल दिया। तो इस टाइप की कोलोस्टोमी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट कोलोस्टोमी। लेकिन जो टेम्परेरी है उसको बाद में हम वापस सर्जरी करके फिर से कोलोन को जोड़ के वापस हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट परमानेंट में हमेशा कोलोस्टोमी प्रेजेंट रहेगी। तो परमानेंट कोलोस्टोमी में क्या होगा, परमानेंट कोलोस्टोमी, इसमें क्या होगा, इन दिस abdominal perineal resection is done and colostomy created। पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको अपन पहले ट्रीट करेंगे। जैसे रेक्टम कैंसर हो गया तो रेक्टम को कट कर देंगे, या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करके उसके बाद कोलोस्टोमी परमानेंटली कर देंगे। वो क्या कहलाएगा आपका
परमानेंटली कोलोस्टोमी। और इसका जो मोस्ट कॉमन साइट जो रहता है मोस्टली ये आप करते हैं सिग्मोइड कोलन में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगी। सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट इसका कौन से पार्ट रहेगा, ये सिग्मोइड कोलन में आपको सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा परमानेंट कोलोस्टोमी। तो ये पहला था ड्यूरेशन के बेस पे कि टेम्परेरी कर रहे हैं, पर्पज आपका टेम्परेरी है परमानेंट है, उसके बेस पे परमानेंट कोलोस्टोमी एंड टेम्परेरी कोलोस्टोमी। सेकंड बात अपन करें तो दूसरा अपन बात कर सकते हैं कि ओपनिंग जो आपने करी है, जो कोलोस्टोमी बनाई है उसमें कितनी ओपनिंग है। 2 एंड आपको मिलेंगे, उन एंड के बेस पे अगर अपन बात करें तो फिर से कोलोस्टोमी को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनको नाम देना है सिंगल बेयर्ड और डबल बेयर्ड। सिंगल एंड डबल बेयर्ड। सिंगल और डबल का मीनिंग है जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका स्टोमक, और स्टोमक से जो आपका ये पार्ट, ये आपका असेंडिंग कोलन, ये आपका डिसेंडिंग ट्रांसफर कोलन और ये आपका डिसेंडिंग कोलन। तो ये जो पार्ट अपन ने क्रिएट किया है और ये आपका नीचे रेक्टम वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू किसी भी रीजन यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो गई और आपको कोलोस्टोमी करनी है, जैसे आपने इस पार्ट को यहाँ से कट, यहाँ आपको कोलोस्टोमी करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके पास 2 पार्ट मिलेंगे। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका प्रॉक्सिमल एंड और ये आपका डिस्टल एंड। अब अपन यहाँ देखेंगे कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड दोनों को क्या किया, दोनों में कोलोस्टोमी करी है, एक में करी है या एक में नहीं, जो भी किया उसके बेस पे। तो यहाँ पे इनका 2 नाम है सिंगल और डबल। अगर आपने दोनों पार्ट को ओपन करके यहाँ से प्रॉक्सिमल एंड को और डिस्टल एंड दोनों को, इसको भी आपने कट करके ऊपर एब्डोमिनल पे ओपन करके कोलोस्टोमी बना दी, और इसको भी आपने ओपन करके क्या किया, कोलोस्टोमी बना दी। तो आपको कितनी कोलोस्टोमी देखने को मिलेगी यहाँ पे, 2 कोलोस्टोमी। अगर 2 कोलोस्टोमी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल बेयर्ड। और अगर एक ही, फॉर एग्जांपल जैसे रेक्टल कैंसर था और आपने इस पार्ट को क्या किया, कैंसर था इसलिए इसको कट करके हटा दिया, अब यहाँ कितनी ओपनिंग बची, सिर्फ सिंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बेयर्ड, या इसको अपन बोलते हैं एंड कोलोस्टोमी। तो हम देखते हैं इनको नेक्स्ट। इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं डबल बेयर्ड, इसके बाद करेंगे सिंगल बेयर्ड। तो बात करें डबल बेयर्ड की, डबल बेयर्ड in this both end के अंदर आपका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ओपन एट एब्डोमेन। दोनों एंड को अपन क्या करेंगे, एब्डोमेन के अंदर आप ओपन कर दोगे, 2 कोलोस्टोमी क्रिएट कर दोगे। तो इस टाइप की कोलोस्टोमी को हम क्या बोलते हैं, डबल बेयर्ड कोलोस्टोमी। यहाँ पे अपने को एब्डोमेन अगर आप सरफेस पे देखोगे तो आपको कितनी ओपनिंग मिलेगी, 2 ओपनिंग मिलेगी। तो इस टाइप की कोलोस्टोमी को हम क्या बोलेंगे, डबल बेयर्ड। इसके अंदर एक कोलोस्टोमी जो प्रॉक्सिमल एंड वाली है वो तो वर्किंग होगी, और जो आपकी डिस्टल एंड वाली है वो नॉन वर्किंग रहेगी, वहां पे कोई आपको डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कोलोस्टोमी क्या कहलाएगी, डबल बेयर्ड कोलोस्टोमी। नेक्स्ट अपन बात करें सिंगल, जो इसके डबल बेयर्ड के अंदर एक और टाइप हो सकता है जिसको हम बोलते हैं लूप कोलोस्टोमी। डबल बेयर्ड के अंदर ही हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं लूप कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी में हम क्या करेंगे, पहले एक लूप क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये इंटेस्टाइन है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले क्या करेंगे, एब्डोमेन से अटैच करके एक लूप क्रिएट करेंगे। यहाँ आपने क्या किया, इस पार्ट को जैसे ऐसे मोड़ के आपने क्या कर दिया, एक एब्डोमेन केविटी के ऊपर लूप बना दिया। जब ये एब्डोमिनल केविटी से अटैच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और दोनों को सेपरेटली यहाँ पे इस पार्ट को इधर ओपन कर लेंगे और इस पार्ट को इधर ओपन कर लिया जाएगा इस तरह से। और यहाँ आपको कितनी ओपनिंग मिल जाएगी, फिर से 2 ओपनिंग आपके मिलेगी। तो इस टाइप की कोलोस्टोमी को हम क्या बोलते हैं, लूप कोलोस्टोमी। पहले हमने क्या किया, लूप बनाया, एब्डोमेन से उसको अटैच किया, फिर 4-5 डेज के बाद फिर से क्या करेंगे, कट करके दोनों को एक साथ ऊपर ओपन कर लेंगे। एक अपर वाला पार्ट या प्रॉक्सिमल एंड वर्किंग रहेगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो वर्किंग नहीं रहेगा। लेकिन जो डबल बेयर्ड थी उसमें दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ऐसे पूरी तरह से सेपरेटेड। एक को हम राइट साइड में ओपन कर लिया तो दूसरे को हम क्या करेंगे,
लेफ्ट साइड में। इस टाइप की कोलोस्टोमी को हम बोलते हैं डबल बैरल, प्लस अगर एक ही साथ जुड़ी हुई है और दो आपने ओपनिंग बनाई है लूप बना के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लूप कोलोस्टोमी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इन दिस a loop is created before कोलोस्टोमी, और उसके कुछ दिन बाद हम लूप के बाद अराउंड 4 to 5 डेज बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को कोलोस्टोमी करेंगे और दोनों एंड को एक साथ ऊपर ओपन करेंगे। दोनों ही डिस्टल एंड भी ओपन रहेगा और प्रॉक्सिमल एंड भी आपका ओपन रहेगा। बस वर्किंग कौन सा रहेगा, आपका प्रॉक्सिमल एंड हमेशा वर्किंग रहेगा और डिस्टल एंड वर्किंग नहीं रहेगा। तो ये कोलोस्टोमी क्या कहलाती है, लूप कोलोस्टोमी। उसके बाद अपन बात करें सिंगल, या जिसको अपन बोलते हैं एंड कोलोस्टोमी, सिंगल बैरल या एंड कोलोस्टोमी। इसके अंदर आप देखेंगे इन दिस, इसको एंड कोलोस्टोमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट था उसको हम क्या कर दिया, ऑलरेडी रिसक्सेट कर दिया, हटा दिया। इसमें सिर्फ आपको कितनी ओपनिंग मिलेगी, एक ही ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंड कोलोस्टोमी। इन दिस ओनली वन स्टोमा इज प्रेजेंट अदर एंड इज अदर, और अपन बात करें तो डिस्टल एंड इज कंप्लीटली रिसक्सेटेड। तो एक एंड को अपन ने निकाल दिया पूरी तरह से और दूसरे एंड को अपन ने क्या बना दिया, कोलोस्टोमी बना दिया। तो इस टाइप की कोलोस्टोमी को हम क्या बोलते हैं, एंड कोलोस्टोमी। जैसे अपन ने देखा था परमानेंट, ये किस टाइप की कोलोस्टोमी हो सकती है, परमानेंट टाइप की कोलोस्टोमी में आपको देखने को मिलेगा एंड कोलोस्टोमी। तो ये जो अपन ने देखा दूसरा टाइप सिंगल एंड डबल बैरल के आधार पे। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड टाइप हो सकता है जो ओपनिंग करी है, या फिर अपन बात करें स्टूल की कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, स्टूल बहुत ज्यादा थिक है या बहुत ज्यादा थिन है, लिक्विड टाइप का है, उसके आधार पे उसको अपन बोलते हैं वेट कोलोस्टोमी, वेट और ड्राई कोलोस्टोमी। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान, आपको कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए कि कौन से पार्ट से किस टाइप का स्टूल आता है। तो पहले अपन बात करेंगे वेट कोलोस्टोमी की। वेट कोलोस्टोमी के अंदर बेसिकली जो कोलोस्टोमी का पार्ट होगा जहां क्रिएट किया जाएगा वो होगा हमेशा असेंडिंग कोलन में। अगर आपने कोलोस्टोमी करी है, यहाँ पे कहाँ की जाएगी, कोलोस्टोमी क्रिएटेड एट असेंडिंग कोलन। जब अपन असेंडिंग कोलन में कोलोस्टोमी करेंगे तो असेंडिंग कोलन में होने की वजह से आपका पूरी तरह से स्टूल फॉर्म नहीं होगा और जो वाटर है वो पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, उसको कोलन नहीं मिलेगा रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और उसकी वजह से स्टूल कैसा आएगा, लिक्विड टाइप का आएगा, लिक्विड कंसिस्टेंसी। उसी की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेट कोलोस्टोमी। तो यहाँ पे स्टूल कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, स्टूल इज लिक्विड फॉर्म, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, वेट कोलोस्टोमी। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ब्लैडर कैंसर हो जाता है तो यूरेटर को भी हम कोलन के अंदर डाल देते हैं। तो उस टाइप की कोलन, अगर यूरेटर को भी आपने डाला हुआ और कोलोस्टोमी करी हुई है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेट कोलोस्टोमी, क्योंकि वहां पे यूरिन आएगा स्टूल के साथ और लिक्विड स्टूल आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेट कोलोस्टोमी। और सेकंड अपन बात करें ड्राई कोलोस्टोमी। ड्राई क्या होगी, तो आप समझ गए होंगे, जहां पे स्टूल किस टाइप का आ रहा है, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई कोलोस्टोमी। ड्राई कोलोस्टोमी। इन दिस कोलोस्टोमी क्रिएटेड एट, यहां पे जो पार्ट होगा डिसेंडिंग कोलन के अंदर क्या किया जाएगा, कोलोस्टोमी की जाएगी, डिसेंडिंग कोलन। और जब डिसेंडिंग कोलन में कोलोस्टोमी की जाएगी तो जो वाटर होता है वो लगभग वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो स्टूल है वो कैसा हो जाएगा, स्टूल इज सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्ट टाइप का आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ड्राई कोलोस्टोमी। तो स्टूल की कंसिस्टेंसी के बेस पे दो टाइप हो गए आपका, वेट एंड ड्राई कोलोस्टोमी। वेट के अंदर जो पार्ट है वो है असेंडिंग कोलन, और जो आपकी ड्राई कोलोस्टोमी उसके अंदर पार्ट जिसमें कोलोस्टोमी की गई वो होगा आपका डिसेंडिंग कोलन। तो ये सारे थे
टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी, जिसको अपन ने 1 बाय 1 देखा। 3 टाइप की कोलोस्टोमी हमने देखी यहाँ पे। और अब अपन बात करते हैं कि जो जितनी भी कोलोस्टोमी है वो होने के बाद उनमें से कौन से पार्ट में हम कोलोस्टोमी करेंगे तो किस टाइप का स्टूल की कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या रहेगी वो देखते हैं। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर असेंडिंग कोलन में कोलोस्टोमी करी है तो वहां किस टाइप का आपको स्टूल देखने को मिलेगा। स्टूल कंसिस्टेंसी, स्टूल कंसिस्टेंसी की बात करें, अगर असेंडिंग कोलोस्टोमी है, असेंडिंग कोलोस्टोमी है तो वहां पे आपको स्टूल कैसा मिलेगा। असेंडिंग कोलोस्टोमी है तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से स्टूल कैसा आएगा, लिक्विड आएगा। और अगर लिक्विड स्टूल आ रहा है तो इट मीन्स हमें ध्यान रखना है कि वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, तो उसके लिए हमें पेशेंट का अच्छे से केयर करना है। दूसरा, अगर कोलोस्टोमी करी है ट्रांसफर कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन या ट्रांसफर कोलोस्टोमी, इस कंडीशन में अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ अमाउंट वाटर का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से थोड़ा स्टूल कैसा आएगा, सॉफ्ट आएगा, सॉफ्ट स्टूल आएगा, बट स्टूल पूरी तरह से यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट बट अनफॉर्म्ड। स्टूल यहाँ पे बना अभी तक नहीं है, अनफॉर्म्ड स्टूल बनेगा। और जब अनफॉर्म स्टूल आएगा तो वो जो आपकी स्टोमा है उसको क्या करेगा, थोड़ा इरिटेट करेगा। तो ये स्टूल क्या करेगा, इरिटेट दे स्टोमा। ध्यान रखना है, इस टाइप की अगर कोलोस्टोमी की हुई है, ट्रांसफर कोलोस्टोमी, तो वहां में हमें किसकी केयर करनी पड़ेगी, स्टोमा की केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टूल क्या करेगा, स्टोमा को बार बार इरिटेट करेगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, अनफोल्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट कोलोस्टोमी की बात करें, अगर आपने डिसेंडिंग कोलोन में कोलोस्टोमी की है, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, तो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी के अंदर स्टूल पूरी तरह से क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्या आएगा, फर्मली सॉलिड आएगा, और स्टूल पूरी तरह से फॉर्म हो गया, इसलिए वो स्टोमा को थोड़ा लेस इरिटेट करेगा, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये कोलोस्टोमी साइड के बेस पे अपन स्टूल की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, किस टाइप का स्टूल आएगा। असेंडिंग कोलोस्टोमी है तो स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, स्टूल यहाँ पे लिक्विड सॉफ्ट, और यहाँ पे फैमिली थोड़ा बहुत सॉलिड देखने को आपको मिलेगा। तो ये स्टूल की कंसिस्टेंसी ऑन द बेसिस ऑफ कोलोस्टोमी क्रिएटेड ऑन विच साइड, उसके आधार पे 3 टाइप का अपन ने देखा। नेक्स्ट अपन बात करें, जो आपने स्टोमा बनाया है, जो ओपनिंग करी है, उस ओपनिंग की केयर आपको कैसे करनी है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, स्टोमा केयर आप कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने ओपनिंग बनाई है बॉडी के ऊपर, उस बॉडी की केयर, स्टोमा की केयर आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से करनी होगी। तो स्टोमा केयर की बात करें, स्टोमा के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है कि स्टोमा को हमेशा असेस करते रहना है, उसका कलर कैसा है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है वो देखनी है हमें, और उसके साथ में जो स्किन है वो स्किन की वहाँ पे कैसी है, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, कंटिन्यूसली असेस करते रहना है। तो स्टोमा केयर की बात करें, स्टोमा केयर में आपको क्या करना है, असेस फॉर ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है उसके लिए असेस करना है। कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्टोमा, स्टोमा का कलर कैसा है उसके लिए आपको देखना है, और किसी टाइप का कोई वहां पे इन्फेक्शन तो नहीं है, साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन सब की चीजों के लिए आपको क्या करना है, स्टोमा को असेस करते रहना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्टोमा का कलर। अगर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, उन सारी कंडीशन में ये कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके बेस पे अगर अपन बात करें, अगर ये कलर रेड कलर है, रेड या पिंक कलर, तो उसको अपन बोलते हैं कि जो स्टोमा का कलर रेड या पिंक है तो वो क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन है। स्टोमा वहां पे क्या है, नॉर्मल, स्टोमा क्या है, नॉर्मल है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये कलर पेल पिंक हो जाता है, इट मीन्स वो कंडीशन में पेल पिंक, यानी कहीं ना कहीं वहां पे ब्लड सप्लाई कम हुई है,
या फिर ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन क्या है, थोड़ा कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो भी कलर चेंज हो जाएगा, या ब्लड सप्लाई कम होगी तो भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे मे भी क्या हो सकता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई और मे भी डिक्रीज हीमोग्लोबिन। तो दोनों चीजों के लिए हमें असेस करना है पेशेंट को कि कहीं ब्लड सप्लाई कम तो नहीं हुई है या हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट थर्ड कलर अपन बात करें, अगर वहां पे आपको मिल रहा है डार्क या ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है, पेशेंट की स्किन, स्टोमा की स्किन कैसी है, ब्लू कलर हो गया है, तो ब्लू इंडिकेट करता है साइनोसिस को, स्किन नेक्रोसिस होने वाली है। और साइनोसिस मतलब वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, नो ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, स्टोमा नेक्रोसिस हो सकता है और अदर इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें तुरंत डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये कलर याद रखना है स्टोमा से रिलेटेड कि स्टोमा की केयर हमें कैसे करनी है, कलर के बेस पर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ में एक और चीज, स्टोमा से जो भी सिक्रेशंस आ रहा है, जो भी मटेरियल सिक्रेट हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूल ऑब्वियसली आ रहा है, तो मतलब वहाँ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हो सकते हैं बहुत सारे। तो जो स्टोमा की क्लीनिंग की जाती है, फॉर एग्जांपल ये स्टोमा है, जैसे आपने यहाँ पे स्टोमा क्रिएट किया है और यहाँ से सिक्रेशंस जो आ रहे हैं कंटिन्यूसली, अब ये सिक्रेशंस को हमें आउटर से इनर की तरफ नहीं लाना है, क्योंकि ये सिक्रेशंस के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो स्टोमा की क्लीनिंग करते टाइम हमें क्लीनिंग कैसे करनी है, फ्रॉम इनर टू आउटर की तरफ क्लीनिंग करनी है, इस टाइप से इनर टू आउटर क्लीनिंग करनी है, ना कि आउटर टू इनर। आउटर टू इनर करेंगे तो जो इन्फेक्शियस सिक्रेशंस आया वो वापस किसकी तरफ आएगा, स्टोमा की तरफ आएगा और उसको और ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। तो हमें इस सिक्रेशंस को अंदर से बाहर की तरफ लेते हुए क्लीन करना है, ताकि इन्फेक्शन स्टोमा में होने के चांसेस कम रहे। तो इस तरह से हमें स्टोमा की केयर करनी है, ध्यान रखना है स्टोमा का। ये तो था स्टोमा की केयर। नेक्स्ट अपन बात करें, जो कोलोस्टोमी अपन ने की है, जो कोलोस्टोमी बैग हमें लगाया, उसकी केयर हम कैसे करेंगे। तो कोलोस्टोमी केयर की बात करते हैं। कोलोस्टोमी केयर, कोलोस्टोमी केयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को कोलोस्टोमी क्रिएट कर देते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सोशली डाउन फील करने लग जाता है। तो हमें पेशेंट को पहले प्रिपेयर करना होता है, प्रिपेयर फॉर कोलोस्टोमी। पर्सन को लाइफ टाइम या परमानेंट टेम्परेरी जो भी कोलोस्टोमी है, वो हमें उसके लिए पेशेंट को क्या करना है, पहले ही प्रिपेयर करना है मेंटली कि हम आपको कोलोस्टोमी करने जा रहे हैं। तो पहली चीज क्या करनी है, प्रिपेयर फॉर पेशेंट फॉर कोलोस्टोमी, प्रिपेयर फॉर कोलोस्टोमी। पेशेंट को हमें क्या करना है, कोलोस्टोमी के लिए प्रिपेयर करना है मेंटली। स्पेसिफिकली क्या है ये, मेंटली प्रिपेयर करना है, ताकि वो सोशली थोड़ा अपने आप को डाउन फील नहीं करे, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर रहे। सेकंड चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डाइट। जब कोलोस्टोमी हो जाती है तो कोलोस्टोमी होने के बाद आप किसी भी टाइप की डाइट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट या बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड खाया, फाइबर डाइट ली ज़्यादा, तो चांस ऑफ कॉन्स्टिपेशन होने के ज़्यादा हो जाएंगे। और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो कोलोस्टोमी प्रॉब्लम हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इरिटेट होगी और ज़्यादा स्टोमा में इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ना तो ज़्यादा फाइबर डाइट खानी है, सॉलिड फूड, और अगर आपने ज़्यादा लिक्विड डाइट लिया तो उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा और सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा कोलोस्टोमी के थ्रू। तो हमें ऐसा डाइट लेना है जिसकी वजह से ना तो मिक्स ऐसे फूड लेना है जिसकी वजह से ना तो कॉन्स्टिपेशन हो और ना ही आपके पेशेंट को डायरिया हो। उसके साथ में कुछ और कंडीशन कोलोस्टोमी की वजह से, जैसे अपन बात करें नॉर्मल एडल्ट की, तो उसके एनाल स्फिंक्टर होते हैं, वो अपने रेक्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, बट कोलोस्टोमी में किसी टाइप का कोई स्फिंक्टर या मसल कंट्रोल नहीं होता है। तो जो गैस बनती है वो इजीली पास आउट हो सकती है। तो उसकी वजह से पेशेंट अगर कहीं सोसाइटी में जाएगा और उस स्मेल की वजह से वो सोशली अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो गैस वाले जो भी ऐसे फूड जो आपको गैस बनाते हैं, ज़्यादा गैस क्रिएट करते हैं, गैस फॉर्मिंग फूड होते हैं, उनको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो डाइट के अंदर आपको क्या करना है, अवॉइड गैस फॉर्मिंग और लेस इरिटेटिंग फूड आपको क्या यूज करना है, पेशेंट को यूज कैसा करना है, लेस इरिटेटिंग
फूड जो आपकी म्यूकोसा या जो आपका स्टोमा है उसको इरिटेट कम करे, उस टाइप के फूड आपको यूज करना है। ज़्यादा लिक्विड फूड यूज नहीं करना है, ज़्यादा सॉलिड या फाइबर डाइट भी यूज हमें नहीं करना है। तो ये डाइट में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है स्टोमा का इरिगेशन। थर्ड पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो है इरिगेशन। इरिगेशन की बात करें तो स्टोमा को इरिगेट करना चाहिए वंस ए डे, डेली हमें एक बार स्टोमा को इरिगेट करना चाहिए ताकि किसी टाइप का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए या कोई भी गैस बनने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो इरिगेशन हमें वंस ए डे करना चाहिए, वंस ए डे। बट एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमें इरिगेट नहीं करना, और वो है अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा है। अगर डायरिया हो रखा है और आप और इरिगेट करोगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, पेशेंट को लिक्विड स्टूल आएगा। तो हमें कौन सी कंडीशन में इरिगेट नहीं करना है, डोंट इरिगेट इफ डायरिया इज प्रेजेंट। अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा तो हमें पेशेंट को इरिगेट नहीं करना है। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन कैसे करते हैं वो इसके बाद हम पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी अपन इसको पहले कोलोस्टोमी केयर को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको अभी डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा जब पेशेंट को कोलोस्टोमी लगा दी जाती है, कोलोस्टोमी क्रिएट कर दी जाती है, तो चांस ऑफ डायरिया या लॉस ऑफ फ्लूइड होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। विद कोलोस्टोमी चांस ऑफ डायरिया इज हाई। और जब डायरिया ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वाटर एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो सकता है, इम्बैलेंस। तो हमें क्या करना है, टेक केयर फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। किसी भी टाइप का कोई इम्बैलेंस नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को टेक केयर करते रहना है, ध्यान रखते रहना है कि कोई भी वाटर या किसी टाइप का कोई भी इम्बैलेंस पेशेंट को नहीं हो। तो ध्यान रखना, ये कोलोस्टोमी के साथ में डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें पेशेंट के साथ स्पेसिफिकली इस चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और कंडीशन, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोलोस्टोमी बेग को हमें एम्प्टी कब करना होता है, जो स्टूल इसमें फील्ड हो गया उसको खाली कब करना है। तो एम्प्टी करने के लिए एम्प्टी द बेग, जो बेग है उसको खाली करने के लिए कोलोस्टोमी बेग इन 4 to 6 आवर्स। अगर स्टूल प्रेजेंट कम है तो हमें जो मेन ड्यूरेशन होता है वो होता है 4 to 6 आवर। उसके साथ में दूसरी कंडीशन है, और इफ 1/3 बेग फुल। अगर बेग 1/3 फुल हो गया है, 1 घंटे में ही 1/3 फुल हो गया तो हमें उसको खाली करना है, और अगर 4 से 6 घंटे के बीच में 1/3 फुल नहीं हुआ तो भी हमें उसको खाली करना है। तो दो कंडीशन है, 4 से 6 घंटे, या फिर बेग जब 1/3 फुल हो जाए तो हमें उसको क्या करना है, एम्प्टी खाली कर देना है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी जो सिक्रेशंस जो स्टोमा से निकलता है या कोलोस्टोमी से जो सिक्रेशंस आता है उसको हम स्टूल ना बोल के उसको अपन बोलते हैं एफ्लुएंस। तो सिक्रेशंस of colostomy is called effluence, EFFLUENCE, effluence। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि effluence क्या होता है। तो effluence कहलाता है जो भी डिस्चार्ज आता है स्टोमा कोलोस्टोमी से उसको अपन क्या बोलते हैं, इफ्लुएंस बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, खाली कब करना है। उसके साथ में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बेग को चेंज कब करना है। आपने एम्प्टी तो कर दिया, लेकिन जो बेग आपने लगा रखा है उसको कितने दिन में हमें चेंज करना है। तो पहली कंडीशन होती है अगर आपने बेग लगाया और वो लीक कर रहा है तो तुरंत हमें उसको चेंज करना है। 2 दिन बाद लीक कर रहा है तो 2 दिन बाद चेंज करना है। लेकिन फिर भी अगर आपका बेग बिल्कुल प्रॉपर है तो उसको हम 5 to 10 डेज अपन रख सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो चेंज द बेग आफ्टर 5 to 10 days। Change the bag after 5 to 10 days। 5 से 10 दिन बाद हमें बेग चेंज करना है।
उसके अलावा ऑलरेडी अपन ने पढ़ा जो डाइट लेनी है वो लेस जिससे गैस कम बने वैसी डाइट लेनी है ताकि पेशेंट को बार बार सोशली प्रॉब्लम नहीं हो। उसके अलावा कोलोस्टोमी को म्यूकोसा को इरिटेट नहीं हो उसके लिए हम बेंजोइन टिंचर आता है वो यूज कर सकते हैं, या जिंक ऑक्साइड या पेट्रोलियम जेली ल्यूब्रिकेशन के रूप में वहाँ लगा सकते हैं ताकि म्यूकोसा बार बार वहाँ पे इरिटेट नहीं हो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कोलोस्टोमी केयर करते टाइम कि कोलोस्टोमी बैग कब खाली करना है, 1/3 फिल हो गया या फिर 4 to 6 आवर में बैग को चेंज कब करना है, 5 to 10 डेज के अंदर। उसके अलावा जो डाइट है वो कैसी रखनी है, पेशेंट को सोशली मेंटेन रखने के लिए भी उसको पहले प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को अच्छे से समझानी है। डाइट के अंदर आपको ध्यान रखना है ना ज़्यादा लिक्विड लेना है ना ज़्यादा सॉफ्ट लेना है, किसी भी टाइप ज़्यादा हार्ड फूड भी नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें पेशेंट को पहले से ही बता के रखनी है। तो ये था कोलोस्टोमी केयर के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन कैसे हम पेशेंट को कोलोस्टोमी को इरिगेट करेंगे। तो इरिगेशन करने के लिए जो नॉर्मली सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो सॉल्यूशन अपन यूज करेंगे यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन आपका 0.9% या फिर प्लेन वाटर जो आता है नॉर्मल वाटर या फिर सोप एंड वाटर आप यूज जैसे इनेमा में यूज करते हैं वैसे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें अमाउंट कितना यूज करेंगे। तो अमाउंट हमें यूज करना है अराउंड 500 to 1000 ml आप अमाउंट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड आप क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर कितना रखेंगे। तो टेम्परेचर के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ स्पेसिफिकली आपको मेंटेन करना है 37.8 to 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको मेंटेन करके पेशेंट को रखना है। उसके बाद जो कैथेटर इंसर्ट करेंगे हम स्टोमा के अंदर वो कितना इंसर्ट करेंगे। तो जो लेंथ ऑफ कैथेटर रहेगी, लेंथ ऑफ कैथेटर वो हम इंसर्ट करेंगे नॉट मोर देन 4 इंच। मैक्सिमम कितना इंसर्ट कर सकते हैं 4 इंच हम मैक्सिमम 4 इंच नॉट मोर देन 4 इंच। उसके बाद में जो बैग है आपने जो फ्लूइड लिया है उसकी हाइट कितनी रखेंगे। तो हाइट जो अपनी रखनी है बैग की हाइट वाटर या जो भी आपने लिया है उसकी हाइट कितनी रखेंगे। तो उसके लिए हाइट को अपन जो रखेंगे वो रखेंगे अपन अराउंड 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच। आप जो आईवी स्टैंड के ऊपर हैंग करोगे वो 45 सेंटीमीटर या 18 इंच पे आपको क्या करना है उसको हैंग करना है। उसके अलावा जो भी फ्लूइड आप दे रहे हो उसको ज़्यादा फास्ट नहीं देना। अगर आपने बहुत ज़्यादा फास्ट दिया तो उसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, इसलिए हमें पेशेंट को बोलना है जो पेशेंट को फ्लूइड देना है वो स्लोली देना ताकि पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स नहीं हो। तो एडमिनिस्टर स्लोली टू प्रिवेंट एब्डोमिनल क्रैम्प्स नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है जो फ्लूइड है उसको स्लोली पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। तो ये था। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, वो है कि जब आप कोलोस्टोमी इरिगेशन करने जा रहे हैं, अगर आपने जस्ट आफ्टर स्टोमक बनाया ही है, अभी जस्ट बनाया है और उसके बाद करने जा रहे हैं, तो वहां आपको क्या करना है जैसे ही आपने स्टोमा क्रिएट किया और आपको इरिगेट करना है तो वहां पे आपको क्या करना है असेप्टिक प्रोसीजर फॉलो करना है क्योंकि स्टोमा अभी तक हील नहीं हुआ है। तो जस्ट आफ्टर स्टोमा क्रिएशन फॉलो असेप्टिक प्रोसीजर। हमें जस्ट आफ्टर कैसा फॉलो करना है असेप्टिक प्रोसीजर फॉलो करना है, बिल्कुल स्टेराइल टेक्निक से करना है कोलोन का इरिगेशन। बट आफ्टर हीलिंग होने के बाद आप क्या कर सकते हो क्लीन प्रोसीजर से कर सकते हो। बट ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर जो स्टोमा हुआ है उसके जस्ट आफ्टर हमें क्या मेंटेन करना है स्टेरिलिटी मेंटेन करके असेप्टिक प्रोसीजर बना के रखना है। तो ये सब था कोलोस्टोमी और कोलोस्टोमी केयर के बारे में। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।